जब कभी भी आप सार्वजनिक मंच पर, चाहे वो कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो, फेसबुक लाइव हो, कुछ भी हो, उसमें आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलने जा रहे हों जिससे आपका निजी संपर्क बहुत गहरा हो, प्रगाढ़ता हो संबंधों की, तो बोलने का आनंद ही कुछ अलग होता है। आज मैं एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया की भाषा में आज जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड हो रहे हैं, मैं उनके बारे में अपने विचार रखने जा रहा हूँ। और इनके साथ मेरे संबंध लगभग 30 बरस पुराने हैं और बहुत निकट के संबंध हैं। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड इवनिंग। बिहार की राजनीति में पिछले लगभग 20 वर्षों से यदि किसी एक नेता का नाम सबसे स्थायी रूप से सत्ता के केंद्र में रहा है तो वह नीतीश जी हैं। लेकिन आज यानी 5 मार्च को उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने की घोषणा कर दी है। और इस घोषणा के बाद ही पूरे सोशल मीडिया में हंगामा छाया हुआ है। प्रश्न उठ रहे हैं, ये बिहार से उनकी राजनीति का खूंटा उखड़ना है या कोई नया उनका राजनीतिक गेम प्लान है। बिहार की राजनीति का एक लंबा अध्याय, आप कह सकते हैं, शायद अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। नीतीश जी वही नेता हैं जिन्होंने कभी कहा था कि वो बिहार में खूंटा गाड़ कर राजनीति करेंगे, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो खूंटा धीरे धीरे उखड़ने लगा है। बिहार की जनता को आज उन्होंने धन्यवाद दिया है और वो दिल्ली की ओर आ रहे हैं। ये केवल एक औपचारिक राजनीतिक कदम नहीं मुझे नज़र आता है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये बदलते राजनीतिक समीकरणों की नई कथा है। नीतीश जी को समझने के लिए उनके पूरे राजनीतिक जीवन को देखना जरूरी है। उनकी शुरुआत 1970 के दशक के उस दौर से होती है जब देश में छात्र आंदोलन और समाजवादी राजनीति परवान चढ़ रही थी। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में चले आंदोलन ने जिस नई पीढ़ी को राजनीति में प्रवेश दिलाया, जिसमें लालू प्रसाद यादव जी शामिल हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान हैं, उन्हीं में नीतीश कुमार भी शामिल हैं। यह वह दौर था जब राजनीति का मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार का विरोध, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विरोध और सामाजिक न्याय के प्रश्न को मजबूती से सामने रखना था। इसी आंदोलन की पृष्ठभूमि ने नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाया। शुरुआती दौर में वो जनता परिवार की राजनीति से जुड़े रहे, लेकिन बिहार की राजनीति में उस समय लालू प्रसाद यादव जी का जलवा था। लालू ने सामाजिक न्याय की राजनीति के आधार पर अपना एक मजबूर जनाधार बनाया और 90 के दशक में बिहार की राजनीति पूरी तरह उनके इर्द गिर्द घूमने लगी थी। और यही वो समय था 96-97 का, जब मैं भी दिल्ली में नया नया आया था और नीतीश जी से मेरी मित्रता हुई थी। इस समय में मैंने खुद नज़दीक से देखा कि नीतीश जी ने खुद को एक अलग राजनीतिक पहचान देने की कोशिश शुरू कर दी थी। उन्होंने जॉर्ज साहब के साथ मिलकर, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई और यह निर्णय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। समता पार्टी के जरिए उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकता हूँ, उस दौर वाले नीतीश कुमार जिनके साथ मेरी मित्रता हुई थी, वे समावेशी राजनीति के प्रबल समर्थक थे और धर्म आधारित राजनीति के घोर विरोधी। भाजपा उत्तर प्रदेश में विस्तार उस दौर में कर रही थी और भाजपा को भी ऐसे क्षेत्रीय नेताओं की ज़रूरत थी जो स्थानीय सामाजिक समीकरणों को समझते हों। नीतीश इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। अटल जी की सरकार में उन्हें रेल मंत्री सहित शायद एक और 2 मंत्रालय मिले थे। रेल मंत्री के रूप में उनकी कार्यशैली को मैंने बहुत नज़दीक से देखा और उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन भी बतौर रेल मंत्री किया। एक बेहद ईमानदार रेल मंत्री के तौर पर अटल जी की गवर्नमेंट में वे स्थापित हुए। उनकी छवि एक गंभीर और सक्षम नेता के रूप में इसी दौर में बनी। नीतीश जी लेकिन हर कीमत बिहार की सत्ता में काबिज होना चाहते थे और ऐसा पहली बार 2000 में हुआ जब उन्होंने 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इन 7 दिनों में नीतीश जी से हर रात मेरी बात होती थी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को लेकर। वो विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए, लेकिन यह सही है कि इन्हीं 7 दिनों में उन्होंने अपने बहुत सारे जो उनके विचार थे
उनके साथ समझौता किया। उनकी राजनीति में सबसे बड़ा विचलन इसी समय में आया और यही वो समय था, अगर आपको याद हो, कि उन्होंने कहा था वो बिहार में खूंटा गाड़ कर रहेंगे और बाद के वर्षों में यही उनकी राजनीतिक यात्रा का प्रतीक बन गया। असल में आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का असली राजनीतिक दौर 2005 से शुरू हुआ। उस समय बिहार लंबे समय तक लालू जी और राबड़ी जी के शासन के बाद बदलाव की तलाश में था। बिहारी छटपटाने लगे थे। नीतीश जी ने सही मौका देखा। भाजपा के साथ उनका ऑलरेडी सेंटर में गठबंधन था, एनडीए का वो हिस्सा थे, और उन्होंने बिहार में भी गठबंधन करके समता पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ करा और सुशासन को मुख्य मुद्दा बना चुनाव लड़ा। उनकी सरकार बनी, बम्पर सरकार बनी। उन्होंने सुशासन बाबू के नाम पर अपनी पहचान स्थापित भी की, कानून व्यवस्था सुधारी, सड़कों का निर्माण होने लगा। मैंने वो पटना भी देखा है जहाँ न लॉ एंड ऑर्डर था राजधानी में, न सड़कें थीं। नीतीश जी को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने सड़कों का निर्माण किया, शिक्षा में सुधार जैसे कदम उठाए। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देना भी उनके महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल था। इन कदमों ने उन्हें विकासवादी नेता की भी छवि दी, सुशासन बाबू की भी छवि दी। 2010 का चुनाव उनकी राजनीति का स्वर्णकाल आप कह सकते हैं। भाजपा के साथ गठबंधन में उन्हें भारी बहुमत मिला और लोकप्रियता चरम पर थी। इस दौर में ही मुझे लगता है उनके मन में राष्ट्रीय राजनीति में आने की और प्रधानमंत्री बनने की ललक पैदा हुई। और लगता क्या है, मैंने नज़दीक से देखा है, वो निश्चित तौर पर अपने आप को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखने लगे थे। और यही वो समय था जब भाजपा के भीतर नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कद बढ़ रहा था। नरेंद्र मोदी जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उस दौर के नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल लाइक नहीं करते थे और यही उनके और भाजपा के बीच में तनाव का कारण भी बना। 2013 में जब भाजपा ने मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो नीतीश कुमार ने भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ लिया। उन्होंने इसे वैचारिक निर्णय बताया और कहा कि उनकी राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित यह उनका निर्णय है। लेकिन इस फैसले के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति कमज़ोर होती चली गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को करारी हार मिली। समता पार्टी के बाद जेडीयू में बन गई थी और वो जेडीयू के सर्वे सर्वा हो गए थे और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश जी ने कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री पद भी त्यागा। फिर बिहार की राजनीति में एक गजब का मोड़ आया। 2015 में उन्होंने अपने पुराने प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिला लिया और महागठबंधन बना डाला। गठबंधन सफल रहा। भाजपा को बिहार से सत्ता में दूर होना पड़ा, लेकिन यह प्रयोग ज़्यादा समय चला नहीं। 2017 में भ्रष्टाचार के आरोपों का हवाला देते हुए उन्होंने अचानक महागठबंधन छोड़ दिया और वो भाजपा के साथ हो लिए। और मैं कह सकता हूँ कि यही वो समय था जब मुझे लगने लगा कि नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं है जिनसे मैं बरसों पहले मिला था और जिनसे मेरी मित्रता भी थी। और यही वो क्षण था जब उनकी राजनीति को पलटीमार राजनीति कहा जाने लगा था। मैं समझता हूँ नीतीश कुमार की राजनीति की सबसे बड़ी आप विशेषता कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें, शब्द देना चाहें, कि उन्होंने हर परिस्थिति में अपने लिए सत्ता का रास्ता खोजा। कभी लालू के साथ रहे, कभी बीजेपी में रहे, फिर खिलाफ चले गए, फिर लालू के साथ आ गए, फिर भाजपा के साथ लौट गए। इस राजनीतिक लचीलेपन ने उन्हें लंबे समय तक सत्ता में अवश्य बनाए रखा, लेकिन उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता क्वेश्चनेबल हो गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति कमज़ोर हो गई। भाजपा सीटों के मामले में जदयू से बड़ी पार्टी बन के उभरी। इसके बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन ये साफ नज़र आने लगा था कि बिहार की राजनीति में शक्ति संतुलन अब बदल चुका है। बीजेपी धीरे धीरे अपने नेतृत्व को स्थापित करने की कोशिश कर रही थी और ये केवल समय का प्रश्न था कि बिहार में मुख्यमंत्री पद पर उसका दावा कब और कितना मजबूत हो। तो इसी पृष्ठभूमि में आज जब नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है, मुझे लगता है ये तो पहले से ही तय था। इस बार जब बीजेपी आई और सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, तो भी उसने बहुत सोची समझी रणनीति अपनाकर नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। शायद एक कारण ये रहा है कि भाजपा उन्हें सम्मानजनक तरीके से केंद्र की राजनीति में स्थान देना चाहती हो और बिहार में अपना नेतृत्व उनकी मर्जी से स्थापित करना चाहती हो। बीजेपी लीडरशिप भी जानती है कि नीतीश कुमार यदि बिदक गए
तो बिहार से सरकार भी जा सकती है। यह भी माना जा रहा है, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि यह निर्णय पूरी तरह नीतीश जी की इच्छा अनुसार नहीं है, बल्कि भारी राजनीतिक दबाव का परिणाम है। ये चर्चाएं भी हैं कि संभवतः अब उनके बेटे को राजनीति में लाया जाएगा और उनको डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये सब आकलन है, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। नीतीश जी की सेहत को लेकर भी पिछले कुछ वर्षों से लगातार चर्चाएं होती रही हैं। सार्वजनिक जीवन में भी उनकी सक्रियता पहले जैसी नहीं रही है और कई बार उनके नेतृत्व को लेकर जेडीयू के भीतर से भी सवाल उठे हैं। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के भीतर यह चर्चा लगातार बनी रही है कि पार्टी के भविष्य का नेतृत्व कौन करेगा। नीतीश जी के पुत्र निशांत बहुत सहज स्वभाव के नवयुवक हैं। राजनीति में आने की कई बार उनकी चर्चा हुई, लेकिन नीतीश जी ने उनको दूर रखा या वो स्वयं दूर रहे। यदि नीतीश कुमार राज्यसभा में पहुंचते हैं, और अब तो तय है कि वो पहुंचने जा रहे हैं, तो वह उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, लोकसभा और अब राज्यसभा चारों सदनों का प्रतिनिधित्व किया है। ये अपने आप में एक अच्छी या अनोखी राजनीतिक उपलब्धि नीतीश जी के खाते में जुड़ जाएगी। और इसके साथ ही यह सवाल भी उठेगा कि उनके जाने के बाद, और उठने लगा है कि उनके जाने के बाद, केंद्र में आने के बाद जनता दल यूनाइटेड का भविष्य क्या होगा। बिहार की राजनीति में दरअसल नीतीश कुमार का प्रभाव इतना गहरा रहा है कि उनके बिना जनता दल यूनाइटेड की कल्पना करना भी मुश्किल है। यदि पार्टी मजबूत नेतृत्व नहीं खोज पाती है तो यह धीरे धीरे भाजपा के भीतर समाहित हो जाएगी, और भाजपा तो इस मामले में कमाल की है और हर किसी को समाहित कर लेती है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों के लिए भी एक अवसर हो सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में सत्ता का संतुलन नीतीश जी के हटने के बाद बदलना तय है। नीतीश जी की विरासत को लेकर मतभेद हमेशा रहेंगे। एक और उन्हें उस नेता के रूप में याद किया जाएगा जिसने बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास और कानून व्यवस्था में सुधार की दिशा में बड़े कदम उठाए। दूसरी ओर उनकी राजनीति को अवसरवाद और गठबंधन बदलने की राजनीति के रूप में भी निश्चित तौर पर याद किया जाएगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने बिहार की राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित किया। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के प्रभुत्व वाले दौर के बाद बिहार में एक वैकल्पिक राजनीतिक मॉडल खड़ा किया और लगभग 20 वर्षों तक सत्ता के केंद्र में बिहार में बने रहे। आज जब उनके कदम राज्यसभा की ओर बढ़ चुके हैं तो यह केवल एक नेता का पद परिवर्तन नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में एक युग के संभावित अंत का स्पष्ट संकेत है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि यह निर्णय उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या बदलती परिस्थितियों का परिणाम है। लेकिन इतना तय मानिएगा कि बिहार की राजनीति का अगला अध्याय आज भी नीतीश कुमार के प्रभाव के बिना नहीं लिखा जा सकेगा, चाहे वो सक्रिय राजनीति में हो या दिल्ली की राजनीति में हो। बगैर नीतीश कुमार हाल फिलहाल यदि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बिहार में एक वैकल्पिक राजनीति की कल्पना कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। मेरी समझ से नीतीश जी जहां भी रहेंगे बिहार की राजनीति में उनका प्रभाव यथावत बना रहेगा।